मॉर्निंग एंड वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आप सभी साथियों का आज दिया दिल्ली के इस प्लेटफॉर्म में पुनः हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम सभी फिर से जुड़ चुके हैं सृजन वेब टॉक एपिसोड 7 के अंतर्गत। हमारे मध्य एक ऐसे शख्स आ रहे हैं जो के ही मेंटर रहे हैं और दिया के मेंटर रहते हुए उन्होंने शानदार तरीके से बहुत अच्छा हम सभी को गाइड किया और हम सभी एस्पिरेंट को आगे बढ़ने के लिए काफी उन्होंने प्रोत्साहित किया, हम सभी को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया। साथियों, कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने आईटी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है, तो जो वीडियो प्रेजेंटेशन हम सभी साथियों के मध्य शेयर करें। आईटी टीम। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहां तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो। झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। अपमानों का हार मिला और दानों का उपहार मिला। हर श्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो। विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के, उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो। विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो। थैंक यू सो मच। सर के जीवन से बिल्कुल जो हमने वीडियो प्रेजेंटेशन देखा, बिल्कुल चीजें जो बिल्कुल साथियों, परसिवरेंस, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन जो एक एस्पिरेंट के लिए और एक सफल कैंडिडेट के लिए और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है, जो हमें सुहास सर के जीवन में भी दिखलाई पड़ता है। मैं सर की जीवन परिचय के साथ ही अपनी बातें आगे बढ़ाना चाहूंगा। एकेडमिक्स के बारे में हम बात करें तो सर का जो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो मराठी मीडियम से ही हुआ है और क्लास 6 12th की जो पढ़ाई है सर ने जवाहर नवोदय विद्यालय, जो बहुत ही नामी संस्था है, जो विद्यालयीन अध्ययन के क्षेत्र में, वहां से सर ने अपना अध्ययन पूरा किया है। ग्रेजुएशन सर ने बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है। साथ ही जो पीजी है बहुत ही डायनेमिक और बहुत ही वर्तमान समय में जिसकी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, साइबर एंड नेशनल सिक्योरिटी। आप सर के सब्जेक्ट के चुनाव से ही उनको देख सकते हैं कि किस प्रकार नेशन बिल्डिंग के लिए उनका जो जज्बा रहा है। तो सर का जो पीजी है वो साइबर एंड नेशनल सिक्योरिटी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है। जैसे मैंने शुरुआत ही किया है कि सर ने जो अध्ययन के क्षेत्र की जो शुरुआत है पिता के माध्यम से कर्मठता सीखा, क्योंकि जो सर के जो पिताजी हैं वो सेकेंडरी टीचर हैं, तो पिताजी के माध्यम से उन्होंने कर्मठता सीखा और उनकी जो माता जी है वो हाउसवाइफ है, तो प्रबंधन का गुण उन्होंने माता जी से सीखा। यूं तो सर को इस यूपीएससी के एग्जामिनेशन को पूरा करने में 5 अटेम्प्ट देने पड़े। आप सभी को बताते हुए बड़ी ही हर्ष की अनुभूति हो रही है मेरे को
सर ने 5 अटेम्प्ट में प्री भी क्लियर किया था, मेंस भी क्लियर किया था। साथियों, इतनी जो डेडिकेशन वाली जो चीज है और कंसिस्टेंट सर ने मैनेज किया था। और जो लास्ट के अटेम्प्ट है उन्होंने सर ने इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे और फाइनली जो 5th राउंड था उसमें उन्होंने इंटरव्यू को क्लियर किया और फाइनली दिस ईयर सर ने 349th रैंक के साथ यूपीएससी क्वालिफाई। श्री सुभाष लक्ष्मण हम सभी के हैं और स्क्रीन में वो हम सभी को दिख रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सभी के मध्य हमारे गाइडर, हमारे मेंटर, हमारे सपोर्टर, जो हमें निरंतर बड़े भाई की गरिमा से हम सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, आदरणीय मनीष सर को हम सभी के मध्य बुलाना चाहूंगा। आदरणीय मनीष सर हम सभी के मध्य। थैंक यू सर। धन्यवाद वेद प्रकाश जी। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आप सभी का एक बार फिर से दिया दिल्ली के इस प्लेटफॉर्म पे हम हार्दिक स्वागत करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आप सभी भाइयों का, बहनों का, सभी युवा साथियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप इस दिया दिल्ली के साथ हमेशा से जुड़ते रहे हैं, भाव के साथ जुड़ते रहे हैं कि कुछ हमें नया सीखने को मिलेगा, हमारे जीवन में बदलाव आएगा। वाकई ये बहुत ही सौभाग्य का क्षण है। भगवान की हम पे बड़ी विशेष कृपा है कि हम लोग एक अच्छे कार्यों के लिए, एक अच्छे विचारों से जुड़ने के लिए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आज दिया दिल्ली से इतने सारे लोग जुड़े हैं। और वो अब जैसे सुहास जी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, इनकी पूरी टीम है जिनको ये गाइड करते हैं, एज ए मेंटर की तरह हमेशा गाइड करते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे आगे जाना है। आज जो है सुहास जी की टीम बड़ी हो रही है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बढ़ रही है, क्योंकि अभी तक क्या था कि 15-20 को मैं गाइड कर रहे थे, लेकिन आज बड़ा प्लेट। तो बिल्कुल आप घबराइएगा। क्या होता है ना, परिवार में बड़े भाई होती है, बहन होती है, माँ होती है, तो ये परिवार है। इसलिए जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको गायत्री परिवार का नाम दिया गया है। ठीक है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम सुहास जी को आमंत्रित करते हैं कि सुहास जी आप आइए और हम सभी भाइयों को, बहनों को जो है आप मार्गदर्शन करिए अपने। सुहास जी। धन्यवाद मनीष जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। तो सर्वप्रथम पर और दिया दिल्ली का मैं आभार मानता हूँ कि यहाँ पर मुझे मौका गया। शुरू में आदर्श जी, बाद में वेद प्रकाश जी, इन्होंने, आदर्श जी ने बहुत अच्छा गीत पर, और उसके बाद में जो वेद प्रकाश जी ने इंट्रोडक्शन किया मेरा, तो और सभी जो अभी विद्यार्थी जुड़े हैं, सूरज की ऊर्जा लेकर यहाँ पे बैठे युवा, तो उनको मेरा सादर नमस्कार। तो बाल दिवस की सबको शुभकामनाएं। बाल दिन आज है, मुझे लगता है हर किसी के अंदर एक चाइल्ड होता है, वो बोला जाता है ना कि वो छोटी छोटी चीजें एंजॉय करते हैं। वो चीजें, जो चीजें अपनी, वो क्रिएटिविटी पास में, वो चीजों को पॉजिटिवली देखते हैं, वो हर छोटी छोटी चीजें एंजॉय करते हैं, वो सच्चे दिल से, वो जो बोलते हैं ना, सच्चाई जो होती है वो उनमें दिखती है। वो जो चीज थे, लेकिन जब हम बड़े हो जाते तो दुनिया हमें बहुत अलग बना देती है। तो वो जो नेचुरल थिंग है हर किसी के अंदर, वो बच्चा है। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जहाँ पर भी आपको मौका मिले तो उससे रूबरू होने की कोशिश करते जाओ। तो मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मेरी मदर टंग तो मराठी है। कुछ हिंदी में कुछ ये हुआ तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मनीष जी ने कल बोला था कि जर्नी बतानी है, मोटिवेट करना है और एग्जाम के बारे में गाइड करना है। तो मेरी ओर से जो हो सकेगा मैं वो आपको दे दूँ। तो जर्नी, अभी वेद प्रकाश जी ने बोला ही कि स्कूलिंग वगैरह, परिषद स्कूल महाराष्ट्र में मराठी स्कूल है, वहां से बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय अहमदनगर, वहां से मैंने स्कूलिंग कंप्लीट की। बाद में मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, और उसके बाद में मैंने पीजी किया पुणे यूनिवर्सिटी से साइबर एंड नेशनल सिक्योरिटी में। और रही बात
थे कि आपने कब सोचा ये करने का वगैरह। मुझे पता नहीं ये मुझे कहाँ से आया था, लेकिन बचपन में कोई भी पूछता था कि आगे जाके क्या बनना है, तो मैं बोलता था मुझे कलेक्टर बनना है। तो तब मुझे पता नहीं था ये क्या चीज़ है, क्या है। शायद मेरे उन्होंने बोला होगा, वो तो एक गाड़ी मजदूर बोलते हैं ना आपके इधर, तो उन्होंने कहीं तो देखा था शायद। एक इंसिडेंस है उनके लाइफ से। वो अंग्रेजों के ज़माने में जब मामलेदार आए तो उनके आगे दौड़ना पड़ता था, गाँव में जाके पहले बताना है कि मामलेदार गाँव में आ रहे हैं। तो वो घोड़े पे बैठ के आते थे और मेरे ग्रैंडफ़ादर थे वो आगे, ऐसा था। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्होंने सोचा होगा कि हाँ, चलो अपने बेटे को लाया जाए, तो उनका मेरे पिताश्री जो शिक्षक हैं, तो मेरे ग्रैंडफ़ादर को लगा कि हाँ, चलो अब इंडिपेंडेंस मिला है, सारी चीज़ें बदली है, एजुकेशन मिल रहा है, तो उनमें उन्होंने शायद मुझे ये अ, तभी से बचपन में ही शायद मोटिवेट किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं। ग्रेजुएशन होने तक मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे जाके फाइनल ईयर में जब मेरी प्लेसमेंट हुई, मेरे टीसीएस में प्लेस हुआ था मैं कैंपस इंटरव्यू में, तब जाके मेरे दोस्त थे वो बोले कि चलो भाई कर लेते हैं, यूपीएससी करेंगे ऐसा वैसा। तो मेरे दोस्त है मुझे इसमें मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। ये बताते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आपको पता होगा, आप प्रिपरेशन कर रहे हो कि ऑल इंडिया सर्विसेज 3 है। एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और एक इंडियन पुलिस सर्विस। तो ये बहुत गर्व की बात है कि मेरे रूम से तीनों सर्विसेज निकली। और दूसरे दोस्त है वो मेरे दोस्त है, एक असिस्टेंट कमांडेंट है महाराष्ट्र में, उपजिलाधिकारी बने। तो ये जो ग्रुप है ना दोस्तों का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मोटिवेट करते हैं, हमारी कुछ कमियां हैं जो वो सीधा बता सकते हैं। क्लासेस में वगैरह ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं भी मेंटरशिप करूँ तो मुझे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मैं सीधा सीधा बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता। लेकिन दोस्त है वो सीधा बोलने जाओ तो गाली दे के भी बोल सकते हैं, हाँ चलो ये तेरा गलत हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी बात, मेरी फैमिली, अभी वेद प्रकाश जी ने बोला कि उन्होंने कैसे किया, तो सच में मेरा भाई हो, मेरे फादर हो, मेरी माँ हो, इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आपका जब चेहरे पे जो खुशी होती है ना, वो देखने के लिए मुझे लगता है आपने सक्सेसफुल आना है। सच में ये जो देखते हो ना, जब उनके दिखता हो कि इट्स वर्थ, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती। सच, आपने अच्छे से तैयारी करना है। ये मोटिवेशन बहुत अच्छा मोटिवेशन है। मनीष जी ने पहले बोला था कि आपका मोटिवेशन पॉजिटिव मोटिवेशन होना है। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे क्यों बनना है, क्यों बनना है, तो सोशल सर्विसेज से ही बोल देते हैं। लेकिन पता है आप, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन वो था बाद में पर्क्स रहते, इन आगे पीछे घूमने वाले लोग, यही मोटिवेशन। आप यूट्यूब पे ही देखे जाओ तो यही क्लिप्स ज्यादा चलती है। लेकिन मुझे लगता है मोटिवेशन बहुत है, वो छोटी छोटी चीजें एंजॉय करते हैं कुछ बदलाव लाने की, लेकिन आपको फील होना चाहिए हाँ चलो ये चीजें ये मुझे मोटिवेट करती है। तो जो जो मकसद में सच्चाई, अभी जो दिया दिल्ली का जो आईटी सेल ने जो प्रेजेंटेशन में बोला कि मकसद में सच्चाई होनी चाहिए, तो ये मकसद ये जाके ये चीज करने वाला हूँ। और मेरी जर्नी मैंने 5 अटेम्प्ट दिए, जैसे वेद प्रकाश जी ने भी बोला। मैंने 5 मेंस दी और 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो प्रीलिम्स में मेरा अच्छा होल्ड हुआ था। मुझे एक का 2018 में छोड़ के बाकी सब अटेम्प्ट में मुझे 120 प्लस आए, तो वो काफी अच्छा स्कोर है मेरे ख्याल से। तो इसमें यही था कि हम सब दोस्त थे, हमने प्रैक्टिस भी की थी, हम एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व करते थे। तो जो हम बोलते हैं ना कि जीवन में आगे बढ़ने, अब हर धर्म के कुरान रहता है, बाइबल रहता है, या फिर हमारी भगवत गीता है। तो यूपीएससी में भी वैसे मुझे लगता है जो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यूपीएससी का सिलेबस है, तो ये हमारे लिए वो धर्म ग्रंथ है। तो आप इन्हें पहले, मुझे लगता है पहले कोई भी बोला जाता है कि चीज करने से इम्पोर्टेंट है कि वो एग्जाम को या वो चीज को पहले हमें अच्छे नॉलेज होना चाहिए। तो यही चीज है, आप यूपीएससी करने जा रहे हो तो पहले यूपीएससी का प्रॉपर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए। उसमें क्या क्या उसकी डिमांड क्या है, एग्जाम की, एग्जाम कैसे होती है,
प्रीलिम्स में कैसे, क्या क्वालिफाइंग है, क्या कंपलसरी है, मेंस में पेपर कैसे होते हैं, ऑप्शनल विकल्प जो है ऑप्शनल्स वो कौन कौन से, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो कैसी है, उसका रोल क्या है, बाद में वो और कौन कौन सी एग्जाम्स है जिसमें रिक्रूट होती है, रिक्रूट कराती है। तो ये सब चीजें पहले हमें ज्ञात होनी चाहिए प्रिपरेशन करने से पहले। क्योंकि हम क्या करते हैं, मोस्टली यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देख लेते हैं, टॉपर्स के वीडियो देख लेते हैं, चलो भाई यूपीएससी करने निकलते हैं। तो लेकिन ये नहीं, कोई भी चीज हमें जो करनी है उसके पहले उसकी पूरी हमें नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके उसको करना अच्छी बात होती है। लेकिन बाद में फिर क्या होता है, ये जो फॉल्स मोटिवेशन शुरू में ही रहा, और जब एक्चुअली हमें प्रिपरेशन करता है, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं मैराथन है यूपीएससी, सच आपको कंसिस्टेंटली देना पड़ता है। तो ये कंसिस्टेंटली एफर्ट देने के लिए ये जो शैलो मोटिवेशन में जो बोलता हूँ कि जो ये बोले ना एम्बर लाइट वगैरह, उनका तामझाम वगैरह, तो ये शैलो मोटिवेशन है। को 12 घंटे बैठने, ऐसा बैठने के लिए वो मोटिवेट नहीं करेंगे आप। आपके अंतर की जो स्वयं प्रेरणा की जो बात करते हैं ना, कि भगवान बुद्ध बोलते हैं कि अथ दीप भव, लाइट इन अनटू योरसेल्फ, या फिर विवेकानंद जी बोलते हैं। तो आपको वो खुद से आनी चाहिए, वो स्वयं प्रेरणा होनी चाहिए, और वो स्वयं प्रेरणा तभी आती है जब आपका मोटिवेशन अच्छा हो, आपका मोटिवेशन पॉजिटिव हो। कर रहा हूँ क्योंकि बहुत गलत मोटिवेशन लेके बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करते हैं, और बाद में जाके एक बोर्डम आता है, जस्ट आप एग्जाम, खाली एग्जाम देने के लिए देते हो बात, तो रिपीटेटिव फेलियर्स आ जाते हैं, और फिर हम बात के आजू बाजू के सर्कमस्टांसेस को कोसने लगते हैं, सिस्टम को कोसने लगते हैं कि ये गलत हो रहा है। बहुत बहुत लोग आगे जा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाते और बोलते हैं इंटरव्यू प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं। तो मुझे ये बताए, जो प्रोसेस है उसको आपको बिलीव करना चाहिए। जो जो जहाँ पे चीजें है यूपीएससी है, तो वो पूरे उस पे उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप है, तो उसको बिलीव करना चाहिए, और हमारी ओर से जो प्रयास है वो एक पॉजिटिव होने चाहिए। में हमारे प्रयास जो है वो प्रामाणिक होने चाहिए। जो अभी आईटी दिल्ली आईटी ने वही वो पोएम में वही था कि अपने स्वयं खुद चुन लो और अपने उस पे विश्वास रखो, तब जाके आप आगे जो कुछ है वो कर सकते हो। तो मेरी जर्नी, मैंने जैसे बोला प्रीलिम मेरा मेंस का क्यों नहीं हो रहा था, इसके पीछे कारण है मेरा ऑप्शनल वैकल्पिक जो विषय था, भूगोल था वो, तो उसमें मुझे कंसिस्टेंट लो स्कोरिंग था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे 167 आए थे, सेकंड में 205 205 आए थे, थर्ड में 230 आए थे। मैंने सोचा फोर्थ में मैं 40-50 बढ़ा के सिलेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन फोर्थ में मुझे 187 आए, तो मुझे 247 आए, और उससे मैं प्रिपरेशन करने वाले आपको पता होगा कि 247 भी इतना अच्छा स्कोर नहीं। तो ये कहना है कि आप हर हर कोई टॉपर, हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर डिसीजन परफेक्ट होने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि वो सर्कमस्टांसेस पे होके हमने डिसीजन ली होती है। हमारा ये प्रयास यही होना चाहिए कि वो डिसीजन कैसे हम राइट कर सके, अच्छी हो सके, जस्टिफाई कर सके, तो उस पे ज़्यादा इम्फेसिस होना चाहिए। और पहले जब प्रॉपर यूपीएससी की जो डिमांड है वो पहले हमने अच्छे से एनालाइज की, तब जाके हमें पता होता है कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये ऑप्शनल चूज करना है। वो तभी होगा जब आप पहले प्रॉपर एनालिसिस करो कि हाँ सिलेबस ऐसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे, वो प्रीलिम्स के हो, मेंस के हो, या फिर इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाए, तब जाके हमारी प्रिपरेशन ऑब्जेक्टिव होगी। वो बोलते हैं ना कि स्मार्ट एफर्ट्स, तो स्मार्ट एफर्ट्स यही से आता है जब हमें पता होता है कि पीछे क्या पूछा गया है, सिलेबस कैसा है। तो जब भी आप जो भी चीज पढ़ते हो, या फिर कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हो, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो तब जाके आपको हेल्प होगी कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मुझे लगता है कि यही ध्यान होना चाहिए कि क्या चीज पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और जर्मनी में जाके फिर मेंस के बाद में ज्योग्राफी मैंने इस बार इम्प्रूव किया। तो इंटरव्यू में मैंने इससे पहले, मैं आप खुद का ही एक्सपीरियंस देने जाओ, तो पिछली बार जब इंटरव्यू था तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं डर गया था, आई वॉज अफ्रेड। तो सोनी सर थे, उन्होंने उनके पैनल ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे थे मेरे डीएफ पे,
एजुकेशन हो, हेल्थ पे हो, सैनिटेशन पे हो। क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे थे, लेकिन मैं डर गया था, इसलिए मैं अच्छे से उससे डील नहीं कर पाया। मुझे 160 मार्क्स आए। तो इस बार जब इस बार सुजाता मेहता मैडम थी, तो इस बार बाकी के सर्कमस्टांसेस, मतलब मैं 17 अगस्त को इंटरव्यू था, तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है दिल्ली में। मुझे बहुत ऐसे आई वाज प्रोफ्यूजली स्वेटिंग, और मैम ने एसी वगैरह कुछ चालू नहीं किया था, तो पूरा गांव में ऐसे स्वेटिंग मतलब पूरा स्वेट होके मैं वहां पे था। मेरा पूरा शर्ट वगैरह वो आई वाज नॉट, वो रिप्रेजेंटेबल तो था ही नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कॉन्फिडेंस था, तो मैंने बोला मार्क्स आए। तो तो ये भी चीज है कि बाहर सारे मैंने देखा है कि बाहर क्लासेस में वगैरह ऐसे बोला जाता है कि ऐसे बैठो, ऐसा नॉक करो, ये करो, वो करो, लेकिन मेन जो बात है पर्सनालिटी की, कि आप कैसे हो, मतलब आपकी विचारसरणी कैसे है, आप क्या बोलते हो, ये चीजें ज्यादा मैटर करती है। तो क्योंकि बाहर तो एम्फेसिस यही रहता है कि चलो अंदर चलो, ये ऐसे बैठो, ऐसे फाइल लेके जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे ग्रिड करो वगैरह वगैरह, लेकिन जो मेन चीज है वो कोई बोलता ही नहीं, पर्सनालिटी। क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ में भी ऐसा इंसिडेंस हुआ कि सर थे, वो सर वो तो स्नैक्स वगैरह ले रहे थे, तो सर ने डायरेक्ट उनको बोला कि आपको क्लासेस में ऐसा बोला होगा कि ऐसे बैठो वैसे, लेकिन सर ने सीधा बोला कि चेयरमैन ऐसा बोला। एक दोस्त था, वो शेव करके नहीं गया था, सर बोले कुछ ऐसा है क्या, नो शेव फ्राइडे वगैरह ऐसा कुछ। तो दोस्त ने हंस के जवाब दिया, तो सर बोले नहीं नहीं, हम इस पे आपको जज नहीं करेंगे, आप शेव करो नहीं करो, मतलब खाली ग्रूम रिप्रेजेंटेबल रहना चाहिए, ये मेरी पॉइंट है। और पर्सनैलिटी है तो मेन आपकी जो विचार सरणी है, जो आप पॉजिटिव मोटिवेशन लेके जाते हो, सच में आपके कुछ करने का जुनून है, तो मुझे लगता है आप वहाँ पे आपका मोटिवेशन ही अच्छा है, तो मुझे लगता है आप वहाँ पे आप खुद को अच्छा प्रेजेंट कर सकते हो। उसके लिए आपकी बचपन से वैसी अपब्रिंगिंग होती है, आपको सच में लगता है कि हम जाके कुछ कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको उसमें सच में रिवार्ड होगा। मुझे मैं मेरे खुद के इंटरव्यू के बारे में बोलता हूँ। जब एक मेंबर थे, वो सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने पूछा कि इफ योर पोस्ट व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज, ऐसा पूछा था। मैंने प्रायोरिटीज बता दी, तो और फिर भी क्यों इश्यूज आ रहे हैं, क्यों क्यों हम बोल सकते हैं ऐसा। तो मैंने ब्लंट स्टेटमेंट किया था कि सर, ब्यूरोक्रेसी इज परसीव्ड टू बी एज करप्ट, इनसेंसिटिव एंड इन। तो सर ब्यूरोक्रेट है, और मैंने उनके मुंह पे उनको बोल दिया कि ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा करप्ट है। तो सर ने बोला तुम आप यू आर एस्पायरिंग टू गेट इनटू सिविल सर्विसेज एंड यू आर स्टिल ब्लेमिंग देम, तो ये क्यों, कैसे हो सकता है, तुम्हें खुद खुद का एक्सपीरियंस है या फिर कैसे बोल सकते हो ये चीज़। मैंने बोला सर, 270 maternity, child mortality, malnourishment, hunger, and this is the reason that I feel that the reason why I am saying that। तो सर ने बोला फिर इसके पीछे कारण क्या है, तो मैंने बोला कि सर, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में और पॉलिसी फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा फर्क है। व्हाट इज बीइंग रिटन इन द डॉक्यूमेंट्स, सबसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी डॉक्यूमेंट पढ़े, कोई गवर्नमेंट की नीति आयोग का रिपोर्ट हो या फिर गवर्नमेंट की कोई भी पब्लिकेशन, उसमें बहुत अच्छी चीजें होती है, तो वो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन में वो नीचे लैग क्यों होती है। तो ये चीज मैंने बोली थी सर को। तो मैंने ये भी बोला बाद में कि सर, ऐसा ब्लैंकेट नहीं है, बहुत सारे बहुत ऑफिसर्स है, और उन्होंने बहुत अच्छे इंडिपेंडेंट के बाद में देखा जाए तो हर किसी पैरामीटर पे, या जो एजुकेशन हो या फिर वुमन हेल्थ हो, सोशल जो इकोनॉमिकली सोशली डिसएडवांटेज लोग हैं उनका लेवल, इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो ये दिखाता है कि बहुत अच्छे लोग हैं, और उन्होंने अपनी ओर से बहुत अच्छा किया है, तब जाके हम यहाँ तक खड़े हैं। जब हम इंडिपेंडेंस हमें मिला था 1947 में, बहुत सारे इंटरनेशनल विद्वानों ने बोला था कि ये देश 4-5 साल भी नहीं टिकेगा, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी भी हो के आज 75वीं सालगिरह हम मना रहे, तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और यही यही जज्बा होके हम जब आगे जाएंगे, तो वो सच में जो हमारे इंडिया की डाइवर्सिटी है, हमारा जो कल्चर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे जाके जब हैज टू बी मेड परफेक्ट।
तो वो बनाने के लिए आप खुद में जज्बा रखोगे, तो मुझे लगता है ये प्रोसेस आपको बहुत इंटरटेनिंग, बहुत अच्छी है। आपको खुद से हर रोज सुबह जाके लाइब्रेरी में जाके बैठने के लिए मोटिवेट ये चीजें बहुत अच्छी करे। आपके घर वालों का सपोर्ट हो और दोस्तों का सपोर्ट हो, ये चीजें आपको एक्चुअली पढ़ाई करने में हेल्प करे। तो जो जो नए आ प्रिपरेशन में, उनको मुझे कहना वही है कि पहले एग्जाम की डिमांड समझ लो। करियर में बहुत सारे दूसरे भी ऑप्शन है। आप सोशल सर्विस बात कर, सर्विस बहुत बहुत दूसरे भी प्रकार है, उससे की जा सकती है। हमारे महाराष्ट्र में ये प्रकाश आमटे जी है, या फिर डॉक्टर अभय बंगे, हमारा दिया दिल्ली एसोसिएशन है। ये बहुत सारे लोग जो सर्विस करते हैं, वो जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह, उनके लेवल पे जाके ये उनका उनसे मैच कर सके इतना सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करते, तो वो जो मोटिव है तो आप दूसरी जगह पे भी कर सकते हो। और बहुत सारे बाकी नेशन बिल्डिंग के कंट्रीब्यूशन के लिए सिविल सर्विसेज से नहीं, बहुत सारे बाकी के भी ऑप्शन रिसर्च में हो। इंडिया को आगे जब फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की हम बात करते हैं, उसमें जाने के लिए रिसर्च में भी हमें अच्छे कैंडिडेट की जरूरत है। टीचिंग में हमें अच्छे टीचर्स की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है। कोविड में हमें ये दिखा दिया कि हमें अच्छे डॉक्टर्स की कितनी जरूरत है। तो ये चीजें सोशल सर्विस खाली सिविल सर्विस में ही होना कंपलसरी नहीं। तो जो नए आ रहे हैं तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ये भी वो तो मैंने शुरू में बोला कि मकसद में आपकी सच्चाई होनी चाहिए। वो पोएम अमिताभ बच्चन जी ने जो बोली थी, आपके मकसद होनी चाहिए और खुद पर विश्वास होना चाहिए, आप आगे ये हो। और विवेकानंद जी का वो स्टेटमेंट हमेशा राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट इज रियलिस्ट। तो ये चीजें रखोगे आप, प्रयास करोगे तो रिजल्ट मिलता है। अब मेरा ये उदाहरण ले लो, मैं 5th अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ, लेकिन मैं हर साल प्रीलिम्स क्लियर करता था। मुझे पता था कि हाँ ठीक है, मैं कर पाऊंगा। मेरा ज्योग्राफी का ही बैक कुछ कमियां थी, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। लेकिन आपकी प्रीलिम्स ही नहीं निकल रही और बोल रहे कि चलो समय देखो ऐसा ऐसा, तो वो प्रैक्टिकल नहीं। अब अभी रिजल्ट लगने के बाद में मुखर्जी नगर में हमारे 2 भाई, एक भाइयों ने सुसाइड अटेम्प्ट वगैरह किया, तो उसमें मुझे ये कहना है कि एक सबसे बड़ी बात है कि हमें बोला जाता है आनंदी रहो, अच्छा रहो, ह्यूमन लाइफ की कि दुख है। गौतम बुद्ध जी ने भी बोला था कि दुख इज इंट्रिंसिक टू ह्यूमन लाइफ। दुख है, ये सैडनेस है, फेलियर्स है, ये जिंदगी के हमारे पार्ट है, अविभाज्य अंग है। हर रोज हम हैप्पी नहीं रह सकते, हर रोज हमें सक्सेस नहीं मिल सकता। तो ये एक्सेप्ट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब सिविल सर्विसेज का ही बोला जाए तो प्रीलिम्स के लिए फॉर्म्स लगभग 10-10 लाख तक लोग फॉर्म्स भरते हैं, और वैकेंसीज इस बार मुझे लगता है 712 वैकेंसीज। तो 10 लाख में से 712 में आने के लिए देखो आप प्रैक्टिकल कितनी चीज है। तो वो जब आप ऐसी चीजें, जब ऐसे खुद की लाइफ बहुत प्रीसियस होती है, वो एंड कर मुझे नहीं लगता। आप खुद के लिए छोड़ दो, आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए ये बहुत बड़ा सदमा होता है। एटलीस्ट उनके लिए तो आप मत उठाओ। आपको बहुत सारे अदर भी ऑप्शन है, ये सिविल सर्विस तो ये एंड नहीं है। लाइफ बहुत, लाइफ इज ब्यूटीफुल ऐसा बोला जाता है, उसको वैल्यू करो आप। हमें ये चांस मिला है तो अच्छे से करो। और ये रियलिटी एक्सेप्ट की जाए तो बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो फिर उनके लिए मुझे वही कहना है। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो अच्छे से मोटिवेशन रख के आगे आगे बढ़ते जाए। आपको भगवान करे आपको जरूर यश मिलेगा। और रही बात, मुझे ऐसे के लिए लेक्चर लेने को बोला था, मुझे पता नहीं अभी टाइम है क्या नहीं। मनीष सर से मैं पूछता हूँ कि अभी Q&A लिया जाए या फिर ऐसे का किया। सुभाष जी, अभी जो है बेटर है क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। इससे के लिए तो थोड़ा टाइम भी लग बेटर है कि जिनका क्वेश्चंस हैं वो आप मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। तो आप जिनका भी जो भी क्वेरी है आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके,
विकास कुमार जी दिख रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मैं पिछले प्रीलिम्स सर मुझसे नहीं निकल पा रहा है सर। मैं इस बार मेरे प्रीलिम्स नहीं हो पाया सर। और तो इसके लिए मुझे अभी क्या करना चाहिए सर? मैं पिछले 5 अटेम्प्ट दे चुका हूं, जिसमें 4 अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकाला। एक बार प्रीलिम्स 2019 में निकला तो मेंस नहीं निकला सर। और और मेंस के लिए मैं तो विकास जी आपने एक लास्ट वाला पार्ट नहीं सुनाई दिया, लेकिन आपने शायद आपने बोला एक बार आपका प्रीलिम्स निकला है, बराबर ना विकास जी? तो मुझे लगता है आपको पता है क्या चीज करनी है। अब एग्जाम्पल ही देना है तो मेरा दोस्त है, उसको वो अभी आईपीएस है, तो उसको बहुत कम मार्क्स आ रहे थे। तो उसने क्या किया, मुझे लगता है उस साल उसने लगभग 175 टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे, 175। तो हाँ, इम्प्रूवमेंट करना वही है कि आप बार बार प्रैक्टिस करते रहो, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करना है। आप जिस चीज में आप कम हो तो उस चीज को आप भिड़ो। मतलब आपको लगता है मुझे ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करो। आपको लगता है सीसेट में ये प्रॉब्लम आ रहा है तो सीसेट में जो चीज मतलब क्वांट्स में आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस करो। यही सॉल्यूशन है। ये बहुत सिंपल चीज है कहने सुनने के लिए, लेकिन करने कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम हो रहा है तो ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा। और मुझे लगता है पेपर सॉल्व करने से मतलब पेपर आप सपोज 1.5-2 घंटे में सॉल्व करते हो तो उसका एनालिसिस में ज्यादा फोकस करो कि हाँ मैंने ये चीज पढ़ी थी। सपोज आपने पॉलिटी का XYZ कंसेप्ट पढ़ा था, सपोज पॉलिटी का गवर्नर रूल का कुछ तो पढ़ा था, गवर्नर रूल पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया लेकिन आपका वो गलत हुआ। तो ये चीजें आपको ट्रैक करनी है। मेरी प्रिपरेशन कैसी है, मैं उसके हिसाब से मेरे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं कि इस पे जज नहीं करना। कुछ कुछ टेस्ट पेपर में मतलब यूपीएससी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं वो बहुत मतलब हमें पता कहाँ से निकला क्वेश्चन। हम बहुत सारा करंट पर पढ़ लेते हैं और वो क्वेश्चन कहाँ से बना ये नहीं पता चलता। लेकिन एक बात करना है और कट ऑफ क्लियर करने के लिए यही जो फंडामेंटल चीजें हैं, मतलब इकोनॉमी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, यही चीजें आपको अच्छे से रिपीट एंड रिपीट रिवाइज करना है और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। निधि जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करना। हेलो, साइंस इंजीनियरिंग आपका मतलब बैकग्राउंड रहा है और आपने साइबर सिक्योरिटी में भी आपने आगे अपनी पढ़ाई है। सर मैंने कंप्यूटर साइंस से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और सर इंटरव्यू के समय में क्या आपसे इससे रिलेटेड आपसे एग्जाम हुए थे? क्योंकि आने वाले कंप्यूटर एरा होने वाला है और मतलब चल भी रहा है, उसमें आपकी ये जो ग्रेजुएशन है इंटरव्यू में किस तरह से सवाल किए गए? सर क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि मैंने तो कंप्लीट किया है, लेकिन आप तो जानते हैं कि कैसा मतलब कंप्यूटर साइंस का बहुत प्रैक्टिकल मेरी नहीं रहा, उतना स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे चाहिए और आगे कैसे अपने आप को इस फील्ड में रखते हुए भी वहां पे मैं अपना एक प्लस पॉइंट, इसके लिए प्लीज गाइड करिए। अच्छा, तो पहली बात आपने बोली थी कि मेरे बैकग्राउंड, हाँ तो मेरा साइबर एंड नेशनल सिक्योरिटी था। तो हाँ, मेरा इंटरव्यू जो था, सेकंड इंटरव्यू था इस बार का, तो मेरा हाफ ऑफ द इंटरव्यू साइबर एंड नेशनल सिक्योरिटी पे ही हुआ था। तो यही पूछा था कि साइबर सिनेरियो कैसा है। उन्होंने बहुत सारे केसेस बताए थे कि अभी ये इश्यूज है, मतलब क्या क्या इंस्टीट्यूशन में क्या लाकुनाज है, हमारे साइबर डिफेंस स्ट्रेटेजीज कैसी है, गवर्नमेंट का सहयोग कैसा है, हम प्रिपेयर्ड है क्या नहीं है। तो ये चीजें बहुत पे हुआ, मेरे बैकग्राउंड पे ही हुआ था साइबर पे। आपको मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसे, मैंने वो आंसर मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी को भी बोला था। यूपीएससी में 2 साल पहले यूपीएससी की वेबसाइट पे ये डोरेमोन का कार्टून चल रहा था, बांग्लादेशी हैकर्स ने अटैक हुआ था।
तो मैंने उनको वो भी बोला था कि यूपीएससी साइट ही अटैक हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि क्या करना है, तो मैं, और जब तक वो वेंडर टेंडर पास होता है सॉफ्टवेयर के लिए, तब तक नया कुछ तो अपडेट हो जाता है। तो हमें रियल टाइम बेसिस पे हमें प्रिपेयर रहना है साइबर के लिए। साइबर में एब्सोल्यूट सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं रहती है, हमें इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि अटैकर भी इम्प्रूव होते रहते हैं। तो ऐसे बोला था, इसमें बहुत सारा वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने मेरे बैकग्राउंड पे ही मेजोरिटी इंटरव्यू लिया था, मतलब 2 मेंबर्स ने और मैडम ने। हाँ, चीज। और आपने जब जो सेकंड से वाला क्वेश्चन पूछा, अब मुझे पता नहीं आपने डिग्री में कितना क्या किया है, आपका प्रोग्रामिंग वगैरह कैसी है। तो ये एक बात है, यूपीएससी में हमारा कंप्यूटर साइंस का ऑप्शनल तो नहीं है, तो आपको दूसरी ऑप्शनल देने पड़ेंगे। और रही बात कंप्यूटर से आगे जाके क्या करना है, तो करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। सर्विस सेक्टर हमारा डोमिनेंट है इंडिया में, आईटी में जॉब्स मिल सकते हैं। आपको सच बोलूं तो यूपीएससी करने से आसान है आईटी सेक्टर में जॉब पाने के लिए। सच में, अब ये मैं ब्लंट स्टेटमेंट लग रहा हो आपका, लेकिन ये सच्चाई। तो वो भी ऑप्शन है, आप कोई स्पेसिफिक कोर्स परसू कर सकते हो, जैसे डाटा साइंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, साइबर सिक्योरिटी में हो, जहाँ पे करियर के ऑप्शन है, वो भी कर सकते हो। और यूपीएससी करना है तो मैं ही आपके सामने उदाहरण हूँ, जिसने यूपीएससी कंप्यूटर साइंस करके भी क्लियर करी। तो सर मतलब मेरा क्वेश्चन, हेलो। हाँ हाँ, सर मेरा ये, मैं यूपीएससी करना चाहती हूँ। सर मेरा बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो अगर मुझे कभी मतलब इंटरव्यू में इस तरह के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, तो मुझे अभी मेरी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, ग्रेजुएट होते हुए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो सर, क्या अभी हाँ, नहीं नहीं, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। ठीक है, आप बाद में ट्राई कर लीजिए, कोई इशू नहीं। ये हमारे साथ काजल जी हैं जुड़ी हुई, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर, मेरे को तो किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, और सर मैं हिंदी मीडियम से करना चाहती हूँ। सर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि हिंदी मीडियम से क्या क्या चुनौतियां, मोस्टली मैं सुनती हूँ तो सर, बस मेरी जो स्कूलिंग है वो भी हिंदी मीडियम से हुई, और सर लोकल स्कूल से ग्रेजुएशन भी। तो सर मेरी क्वेश्चन है आपसे। अच्छा, मुझे पूरा क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया, बीच में इंटरप्ट हुआ था। तो लेकिन मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि यूपीएससी में हिंदी नहीं, बाकी के जो शेड्यूल लैंग्वेजेस है, मतलब मेरी मराठी में है, उसमें भी मैं एग्जाम दे सकता हूँ। प्रीलिम्स का जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश में रहता है, मेंस में भी हिंदी और इंग्लिश में रहता है, और इंटरव्यू भी आप हिंदी में दे सकते हो। तो और मुझे लगता है रिसोर्सेस भी है हिंदी में पढ़ने के लिए। मुखर्जी नगर में बहुत सारे लोग हिंदी में प्रिपेयर करते हैं। और यही चीजें पूछी जाती है जो आपने प्रिपेयर की है, मतलब स्कूलिंग में की है या फिर ग्रेजुएशन में की है, जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, हिंदी न्यूज़पेपर भी है। तो यही चीज है, मतलब आप ये ऐसे कुछ आप में खुद में कमियां मत देखो कि हिंदी है तो इसलिए मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। आप जरूर क्लियर कर पाओगे हिंदी। वैसे कुछ नहीं, मतलब कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो, आपने वैसे कुछ फील नहीं करना, आप कर सकते हो। और उसके लिए अब मैं राइट पर्सन ये भी नहीं हूँ, पूछना चाहती क्योंकि हूँ। हाँ, मैं राइट पर्सन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने हिंदी से नहीं दिया है, और मेरा बैकग्राउंड भी हिंदी से नहीं है। तो फिर भी मैं ये कहता हूँ, आप प्रोसेस पे बिलीव करो। पहले से ही ऐसे कुछ बायसेस यूपीएससी के अगेंस्ट ना रखो कि हिंदी वालों को ऐसा होता है वैसा होता है। आप एफर्ट्स अच्छे दो, आप अच्छे से रिसोर्सेस पढ़ो, और एग्जाम की डिमांड देखो, और तब जाके जाओ प्रिपरेशन पे जल्द लगे रहो। सर मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन फाइनल किस स्तर पर तैयारी करनी चाहिए? हाँ, तो ये बहुत सिंपल चीज है कि मतलब बहुत आगे का नहीं देखना है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। तो अभी पहले मुझे लगता है आपको मैं एडवाइस दूंगा कि यूपीएससी के पूरा पूरा अंडरस्टैंड करो, यूपीएससी की डिमांड क्या है, यूपीएससी की सिलेबस क्या है, यूपीएससी की एग्जाम प्रोसेस कैसी है, वो करो। बाद में यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, मतलब यूपीएससी को पहले अंडरस्टैंड करो, एग्जाम को अंडरस्टैंड करो, और बाद में आप प्रिपरेशन पे लग जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रिपेयर करने वाले, अभी शुरू करने वाले, वो क्या सोचते हैं, चलो हमें बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी है, चलो रेफरेंस बुक पे लग जाते हैं। तो इससे एक प्रैक्टिकली बोला जाओ तो साइकोलॉजी के बेसिस पे बोलते जाओ, तो अभी आप प्रिपरेशन करोगे, आप
रेफरेंस बुक उठा लाओगे बड़ा कोई तो। और जब अभी आप पढ़ोगे, जब एक्चुअली आपको मेंस लिखनी है, आप जब प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तब को आपको लगेगा कि हाँ चलो भाई ये मैंने पढ़ लिया है, आपको बोर्डम सॉर्ट ऑफ आना चाहिए। तो ये जो अभी आपकी जो एनर्जी है, आप जो कुछ पढ़ सकते हो तो ये अच्छे से चैनलाइज करो। आप बेसिक एकदम स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड बाद में जाके उस पे जाओ। तो अभी न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की आदत रखो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। हिंदी में हिंदी साहित्य मुझे लगता है बहुत अच्छा है, वो भी पढ़ो। परिस्थिति अब देखा जाए तो प्रेमचंद जी का मैंने पढ़ा है, तो उससे हमें गाँवों को दिखा जाता है, गरीबी वगैरह क्या चीज़ है। एक्चुअली ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं सिविल सर्विस प्रिपेयर करना। तो ये पढ़ो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो, आगे सब समझ के ले लो हमारा देश कैसा है, देश की विविधता कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो और शुरू ही करना है तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, 6 to 12 स्टैंडर्ड की, आपके स्टेट बोर्ड की हो या फिर एनसीईआरटीज की हो, उससे शुरू कर सकते हो। और पहले रिक्वायरमेंट ये है कि सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और उस पे फिर लग जाओ। ऐसा मैं थैंक यू सर। वैसे बहुत सारे अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन सुहास जी एक कॉमन क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि एक ये आ रहा है कि ऑप्शनल चूज करने का क्या तरीका है। एक तो ये पॉइंट आ रहा है कि कैसे पता चले कि हमको यही लेना है। दूसरी बात है, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि आप ज्योग्राफी ही क्यों लिए, आप कोई और भी ले सकते थे। तो वो एक आई मीन कॉमन क्वेश्चन। ऑप्शनल का चूज करने के लिए मुझे लगता है वही पहले पढ़ना क्या है। 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटीज है, ह्यूमैनिटीज का जो ऑप्शनल है उसके लिए मैं ये बताता हूँ। मतलब ह्यूमैनिटीज का ऑप्शनल मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी हो। तो इसके लिए मुझे लगता है शुरू करने के लिए आप क्या करो, पहले एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से वो। और एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी मेंस तो डिस्क्रिप्टिव है, तो जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन वो आपके खुद के वर्ड्स में लिख के देखो, आपको लिखना कितना आ रहा है वो, या वो कंफर्टेबल हो रहा है। क्योंकि शुरू में हम क्या करते हैं, जनरली हमें फैमिलियर बायस नाम की एक कंसेप्ट है। तो क्या करते हैं, हमें जो जो पता है ना, कि आप हिस्ट्री ऑप्शनल का ही देखो, आपने सपोज 1857 आपको पढ़ा है, आपको पता है क्या क्या चीजें हुई क्या नहीं हुई। तो वहां पे जाके जब आप हिस्ट्री का सिलेबस देखो, आप उधर जाके देखो, हाँ चलो भाई 1857 का रिवॉल्ट पूछा है, उस पर क्वेश्चन भी आया, मुझे वो आया। फैमिलियर बायस वो चीज होती है। लेकिन आपको क्या करना है, हिस्ट्री का सिलेबस है ना, तो हिस्ट्री का पूरा सिलेबस देखना है। जो अनफैमिलियर चीजें वो भी देखनी है, वो मुझे उसमें कंफर्ट कितना है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बने। और फिर जाके शुरुआत जो करनी है वो एनसीईआरटी से करनी है, टेक्स्ट बुक से करनी है, उसकी जो बेसिक बुक्स है उसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं, और तब जाके डिसीजन देखना। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑप्शनल के लिए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है, और उसके लिए हमें ये उसमें इंटरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब किसी ने बोला, ये किया वो किया कि ऐसा है, अब इस बार इसको मार्क्स ज्यादा दे रहे हैं, अब ये बार इसका कम ज्यादा, ये इस पे मत जाओ। आपका खुद का कॉल क्या है, आपका खुद का कंफर्ट लेवल कितना है, और खुद का जो कंफर्ट लेवल है वो डिसीजन ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। मतलब हार्ट वाली डिसीजन, चलो भाई अच्छा लगा, मेरे हिस्ट्री अच्छी लगती है, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्टिवली कि एग्जाम की सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, नहीं, तो वो हिसाब से आप ऑप्शनल चूज करो, और जो भी ऑप्शनल चूज करोगे उसको 100% दे दो, आपको मार्क्स आ सकते हैं। और रही बात मेरी ज्योग्राफी की, मैंने ज्योग्राफी कैसे चूज किया, तो मेरा कंप्यूटर साइंस था, आपको पता है मेरा बैकग्राउंड क्या था। और कंप्यूटर साइंस ऑप्शनल में नहीं है। जो आपने देखी होगी यूपीएससी की नोटिफिकेशन, तो ज्योग्राफी जो है, मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने क्लियर किया था, वो अभी आईआरएस में, तो उन्होंने क्लियर किया था। हम दोस्तों ने सोचा कि चलो उनका गाइडेंस भी मिल जाएगा, और ज्योग्राफी सेमी साइंटिफिक बोलते हैं, तो वो सोच के मैंने ज्योग्राफी लिया था। बिल्कुल ठीक बात है सुहास जी, हमको लगता है ये क्लियर हो गया होगा, बहुत सारे लोगों का क्वेरीज था। हमारे साथ कविता जी हैंड रेज की हुई हैं। कविता जी आप अपना क्वेश्चन रख, आवाज आ रही है कभी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज, बताइए अपना। सर मैं ना मतलब हिंदी मीडियम से मेरा स्कूलिंग हुआ है, और मैं भी ग्रेजुएशन बीकॉम से कर रही हूँ, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना चाहिए? शायद मैंने पिछले आंसर में बोला था ये चीज, हाँ जी, लेकिन फिर भी आपको बोल देता हूँ कि ऑप्शनल मैं आपको बोलूँ कि चलो आप ये सपोज मैंने बोल दिया कि मैथमेटिक्स ले लो या फिर इंजीनियरिंग का ले लो, मेरे बोलने पे ये चीज नहीं है। आपको खुद को क्या कंफर्ट है, खुद को आपकी प्रिपरेशन कैसे हो सकती है, आपको वो सब्जेक्ट से फैमिलियरिटी कितनी, आप उसको जानते कैसे, आप क्वेश्चन के आंसर उतने लिख सकते हो, या फिर साल 5-6 महीने तो आपको सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। तो 5-6 महीने रोज 8-9 घंटे वही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको खुद
मोटिवेट रह पाएगा कि नहीं, ये सोच के आप ऑप्शनल दे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। ठीक है। मोहम्मद वकार जी, आप हैंड रेज कर रहे थे, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी, म्यूट आवाज है नहीं आप, आ रही। अनम्यूट करो। हाँ, अनम्यूट करो आप, अनम्यूट इसमें हाँ। नीचे। हाँ हाँ, करेक्ट। नहीं, फिर से म्यूट हो गया। हेलो। हाँ हाँ। जी। हेलो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, मेरा बैकग्राउंड बहुत ही पुअर फैमिली से है। मेरे पापा उस लेवल पे नहीं है जो मतलब मुझे पढ़ाई करा सके, तो मैं 10th से ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, होम ट्यूशन, और उसी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीकॉम अकाउंट फाइनेंस से। और मेरा सर सपना है कि मैं भी सिविल सर्विस में जाऊं और कुछ अच्छा करूं, क्योंकि मुझे बचपन ही से बहुत सारी निगेटिविटी बहुत सारी देखी है जिससे मैं इंस्पायर हुआ हूं। और मैं चाहता हूं कि सर कुछ ऐसा आप गाइड करो जिससे मैं मतलब कुछ कर सकूं समाज के लिए अपने, मतलब ऐसा लगता है सर। प्लीज सर मुझे गाइड कीजिए। तो आपको यूपीएससी नहीं करना है ना? सर यूपीएससी करना है सर, सिविल अच्छा, सर्विस। हाँ हाँ हाँ। तो आपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड की बात करी, तो मुझे लगता है अभी इंटरनेट पे आपके पास तो इंटरनेट तो हो गई, आप मुझसे जुड़े हैं। यस तो सर। ये इंटरनेट है ना, यदि अच्छे से यूटिलाइज किया, अभी मेरे बैच के बहुत सारे लोगों ने टेलीग्राम के चैनल्स ओपन किए हैं, उनके सब स्ट्रैटेजी हो, उनके नोट्स हो, ये सब उन्होंने नेट पे शेयर किया है। मुझे लगता है सभी एनसीईआरटी जो है वो भी नेट पे अवेलेबल है। मुझे लगता है सभी रेफरेंस बुक है उनकी भी पीडीएफ्स अवेलेबल है। वो बात हुई। और टॉपर से जो एक्चुअली सिलेक्ट हुए, और हमारे भी इस बार हर साल की बैच है, उनका एक वेबसाइट पे पूरा मटेरियल अपलोड किया जाता है। तो ये सब जो सिलेक्ट हुए वो ही खुद ही आपको उनका मटेरियल दे रहे हैं, और बहुत सारे अवेलेबल है, तो आप कर सकते हो। लेकिन यही बात है कि ऐसे बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी इज डबल एज स्वॉर्ड, मतलब इंटरनेट के भी यही बात है कि हम अभी इंटरनेट पे कुछ पढ़ने जाते हैं, ऊपर से कोई व्हाट्सएप का पॉपअप आता है, ये पढ़ा, कोई न्यूज आती है, वो फैंसी रहती है, तो हम उस जा जाते हैं, लेकिन हमारा फोकस है ना वो जरा मिस हो जाता है। तो इसीलिए यदि आपने इंटरनेट का ही अच्छे से यूज किया, तो हो सकता है दिया दिल्ली से आप जुड़े होंगे, तो दिया दिल्ली भी प्लेटफॉर्म अच्छे से प्रोवाइड करता है कि पिछले साल संभवन में हमने स्कॉलरशिप दी 1000 स्टूडेंट्स, तो ये भी हो सकता है। हाँ, हमारे साथ राधिका जी जुड़ी हुई हैं। हैंड रेज आपने बहुत देर से किया हुआ है, आप अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी सर, मैं राधिका बात कर रही हूँ सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यूपीएससी से ही था। मैं टीचर हूँ सर पॉलिटिकल साइंस की। मेरा ग्रेजुएशन भी पॉलिटिकल साइंस से हुआ है एंड मैंने मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस से हुई है। तो सर मैं क्वेश्चंस का फ्रेम जानना चाहती थी कि क्वेश्चंस का फ्रेम कैसा होना चाहिए सर। एंड सेकेंडली इज दैट कि सर मैंने देखा है कि जैसे यूपीएससी में हम जिस प्रकार से एमए में हम क्वेश्चंस लिख कर आते थे सर, मैं हर क्वेश्चंस के बाद डायग्राम जरूर बनाती थी ताकि मेरे क्वेश्चन बहुत अट्रैक्टिव लग सके। तो सर इसमें डायग्राम की भूमिका क्या रहती है एंड सेकेंडली आंसर्स फ्रेम कैसा होना चाहिए सर, आप मुझे बता दीजिए प्लीज। हाँ, तो पहली बात पॉलिटिकल साइंस की है, तो मेरा ऑप्शनल तो ज्योग्राफी था। पॉलिटिकल साइंस के लिए आंसर कैसे लिखे जाते हैं, कैसे होते हैं, तो इसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि जो टॉपर्स है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस से क्लियर किया है, उनकी आंसर कॉपीज देखो, ऑनलाइन नेट पे बहुत सारी अवेलेबल होंगी क्लासेस की, तो वो कैसे लिखा जाता है, क्योंकि आई एम नॉट द एक्सपर्टीज पॉलिटिकल साइंस। रही बात ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी स्पेशल डिसिप्लिन है। स्पेशल नहीं, स्पेशल, SPATIA, स्पेशल डिसिप्लिन है। तो ज्योग्राफी में पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत वैल्यू होती है, मैप्स हो, डायग्राम्स हो। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल में हम ऐसे ट्राई करते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी पेजेस पे हम डायग्राम निकालने की जो क्वेश्चन के रिलेवेंट हो, मतलब उसमें निकालने का प्रयास करते हैं। तो
ये चीज यहाँ पे है। और जब जीएस की बात चली जाए तो जीएस में भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे भी डायग्राम निकाली जा सकती है, या फिर बाकी भी जीएस 3 में भी कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें डायग्राम निकाली जाती है। तो वो क्या होता है, डायग्राम से मतलब लिखने का कम हो जाता है। एक डायग्राम में हम बहुत कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल ही देना है तो कोई क्वेश्चन बन गया कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो आपने खाली मैप बनाया और बता दिया कि ये चीजें है यहाँ पे फर्टिलाइजर, अब शायद बरौनी में है, मुंबई में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है। तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत एफर्ट कम होता है कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि सीधा हाँ चलो यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऐसे। तो इम्पोर्टेंट है डायग्राम एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अभिषेक जी आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Hello, good afternoon. Sir, I wanted to ask you that background, I'm a bachelor's of business administration student, and my optional is a management. So twice I have not cleared prelims. Once मैंने एक बार दिया था वो without preparations था. I know I couldn't clear it, but second time जब दिया ना, it was with preparations. और मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे कहाँ पे लैक हो रहा है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, बिकॉज यूपीएससी करने के लिए मोटिवेशन है, यूपीएससी ही करना है। तो सर थोड़ा गाइड करेंगे प्रीलिम्स के लिए कि 2022 में मेरे को अपीयर करना है, तो थोड़ा कि क्या हो सकता है, जो कहाँ मेहनत कम हो रही है, कहाँ क्या कुछ हो रहा है, सर वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे आपका क्या आपकी कमी लग रही है आपको, ये मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्या करो, यूपीएससी के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, मतलब 2016 से ले लो और एक एक पेपर सॉल्व करो अच्छे से, और वो पेपर पे आप पेपर के एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करो कि हाँ ये मैंने पॉलिटी पढ़ा था और इसके इतने इतने क्वेश्चन थे, इतने इतने गलत हुए। हिस्ट्री का मैंने ये पढ़ा था, ये हुआ, ये गलत हुआ, मतलब ये चीज मुझे पता थी लेकिन मैंने गलत करी। तो अप्रोच देखो कि अप्रोच प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरा अप्रोच ये था, मेरी ये पढ़ाई थी लेकिन ये गलत हुआ, तो उससे आप डेवलप करो। और जहाँ पे आपको कमी लगती है, सपोज आपका हिस्ट्री का आपको लगता है मैं हिस्ट्री का अच्छे से पढ़ा है लेकिन वो गलत हो रहा है, तो हिस्ट्री की अच्छी मल्टीपल रिवीजन दो, आपकी खुद की कमियां ढूंढो, मतलब सिलेबस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कि हाँ चलो ये मेरा गलत हो रहा है, तो उसकी रिवीजन मल्टीपल रिवीजन दे दो। और यही चीज है, प्रैक्टिस करते जाओ ऑब्जेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने की, वो बार बार प्रैक्टिस करने से आपको इसकी नैक आएगी कि कैसे करना है। आप तो एडमिनिस्ट्रेशन के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट हो, आपको अच्छे से पता है कि वो जो SWOT एनालिसिस होता है ना, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज थ्रेट, एग्जैक्टली वो यहाँ पे आप लगा सकते हो कि आपकी कमी यहाँ कहाँ पे है, एग्जाम की डिमांड क्या है और आप वो कैसे सेटिस्फाई कर सकती हो, तो उसके हिसाब से आपके प्रयास करो। मतलब ये ऐसे नहीं है कि मैंने आपको बोला चलो ये बुक उठाओ और ये पढ़ लो, नहीं ऐसा नहीं, आपको खुद को देखना है, खुद को क्वालिफाई करना है। और ये भी याद रखो कि 200 में से 200 मार्क्स आपको लाने नहीं है। आप बहुत बार क्या होता है कि जो हम पेपर्स देखते हैं प्रीलिम्स के, तो हम उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करते हैं वो जो बहुत अनकन्वेंशनल है, लेकिन आप ये नहीं देखते 60 से 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, सिलेबस को पकड़ के होते हैं, फंडामेंटल से क्वेश्चन होते हैं, तो उस पर ज्यादा फोकस करना है, ना कि जो अनकन्वेंशनल, मतलब अब आपको ही पता है कहाँ से आ गया क्वेश्चन ऐसे लगा जाए, तो उस पर फोकस करो। और आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो कन्वेंशनल और फंडामेंटल क्वेश्चन है उसके हिसाब से कट ऑफ नीचे ऊपर नीचे होता है। वो क्वेश्चन कम रहेंगे तो कट ऑफ भी कम आएगा, वो क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा। ऐसे ही हमें क्वालिफाई करना है, इसमें स्कोर करके ये तो स्कोरिंग के लिए नहीं रहता है। तो कीजिए आपको ऑल द बेस्ट, करोगे। थैंक यू सर, क्योंकि सर ना गाइडेंस के लिए कोरोना की वजह से ना बहुत फाइनेंशियल वो हो गए, तो हम क्लासेस ज्वाइन कर सकते, क्योंकि हमारा 3 टाइम मतलब मील मिलना ही बहुत बड़ी बात है इस टाइम पे, तो इसलिए ऑनलाइन ही मतलब जो भी मिलता है, मतलब ऑनलाइन या नेट के ही मतलब जो यूट्यूब से मिलता है, जो गूगल से मिलता है। आपको बोला जाओ, मैंने भी एक्चुअली प्रिपरेशन पिछले साल ऑनलाइन घर से ही की है। मैं क्या कोचिंग नहीं गया था, और जो मेंस की प्रिपरेशन थी हम दोस्त ही थे, हम सब ने साथ मिल के, पिछले बार हमने जीएस की लेटेस्ट सीरीज भी नहीं लगाई थी, तो सबने साथ में बैठ के प्रिपरेशन की है।
और प्रीलिम्स का भी हमने घर पे ही बैठ के किया है। तो मैं आपके सामने खुद एग्जांपल हूँ कि मैंने घर पे बैठ के किया। आपको बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हाँ चलो मैंने ऐसे किया, नहीं नहीं, प्रीलिम्स का मैंने घर पे ही बैठ के ये अभी बैठा हूँ मैं ये रूम में, इसी रूम में मैंने किया। और मेंस के लिए दोस्त के साथ में रूम में किया था। सर आप यू आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, सो आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम गाइड कर सके, किसी को भी घर पे भी कर सकते हैं। थैंक यू। लेकिन इम्पोर्टेंट ये बात है कि घर पे बैठ के क्या डिस्ट्रैक्शंस होते हैं या फिर ऑनलाइन सबसे बड़े वही चीज है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आते हैं। अभी अपन वीडियो आप ऑनलाइन हो तो ऊपर से पॉपअप आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो वो डिस्ट्रैक्शंस प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती। बहुत बार क्या होता है, हम जाते हैं किसी चीज को सर्च करने और सर्च करते करते दूसरी चीजों में जाते हैं, हमें 1 घंटे के बाद पता ही नहीं चलता हम इनिशियली सर्च क्या करने आए थे। आपको बता दूं, मैं 5 साल से मेरा व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर सब बंद है। और मैंने तब सोचा था, शुरू में जब प्रिपरेशन करने शुरू आया था तो मैंने सोचा था जब क्लियर हो जाऊंगा तब जाके मैं फेसबुक पे जाके कमेंट करूंगा, चलो भाई मैं सिलेक्ट हो गया। लेकिन अब जाके मैं सिलेक्ट हुआ ना, मुझे उसकी वैल्यू नहीं लगती। मैं सोचता हूँ नहीं, वो वर्चुअल है, वर्चुअल नहीं रहने दो। तो अब मुझे नहीं लगता कि जाओ पोस्ट करो। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी जाके बंद करो। सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसका अच्छे से इस्तेमाल किया तो बहुत सारी चीजें की जा सकती है। लास्ट कोविड के टाइम में हमने देखा है कि सोशल मीडिया ने कितना अच्छा काम किया है, पेशेंट को रिसोर्सेज वगैरह। वो गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप वो भी, लेकिन उसका इस्तेमाल कोई भी चीज हो उसका बुरे अच्छे दोनों साइड होते हैं। हम जितने अच्छा ही ले सकते हैं तो हमारे बेनिफिट के लिए होता है। जी सर, थैंक यू सर। टाइम हो चुका है, इसलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेंगे। और आप सबसे यही हमारा एक संदेश है कि मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, लेकिन एट द सेम टाइम जो क्लैरिटी ऑफ जिस उद्देश्य के लिए आप आए हैं वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग साल भर कंफ्यूज ही रहते हैं कि अच्छा ये करना था, वो करना था, क्या करना था, समझ नहीं आ रहा है। तो जब आप उस पर वर्किंग करेंगे और जब आप एग्रेसिवली आप उस पर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि यूट्यूब में भी आपको बहुत सारे, आप सर्च करेंगे ना तो बहुत सारे ऐसे जो गाइडर हैं वो गाइड कर रहे हैं, वो मोटिवेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मतलब कैसे हमको आगे बढ़ना है। तो वो आपको गाइडेंस मिलता हुआ चला जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, उसके बाद आज के प्रोग्राम का समापन करेंगे। हमारे साथ रुआब खान जी हैं, वो आप अनम्यूट कर सकते हैं। आपको 1 मिनट, नहीं अभी नहीं है। इशिका जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है, मैं अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हूँ और मेरे सब्जेक्ट्स है इकोनॉमिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी। मेरा अभी 3rd ईयर चल रहा है। तो सर मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ ऑप्शनल चूज करना है, ये इतना मैं श्योर हूँ। बट मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि मेरे को अभी सिर्फ यूपीएससी के लिए प्रेपरेशंस करनी चाहिए या फिर मास्टर्स के लिए देखना चाहिए पब्लिक एड में। हाँ, तो मेरा ही एग्जांपल दे दूं। मैंने खुद ही प्रिपरेशन करते करते मास्टर्स कंप्लीट किया है। तो ऐसा कुछ, और मेरा तो अपने डोमेन से रिलेटेड भी नहीं था, साइबर सिक्योरिटी, मतलब यूपीएससी उसका कुछ ताल्लुक ही नहीं था। लेकिन आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑप्शनल ले रही हो और उसमें मास्टर्स करने, तो कोई इट्स नॉट दैट, मतलब यूपीएससी में क्या चीज है, अब हमें एंगेज रहना पड़ता है, मतलब कमिटमेंट टाइम मांगती है यूपीएससी, ये तो बात सच है। लेकिन उसके साथ में मास्टर्स मैनेज करते हो तो आपको एक अच्छा टाइम भी रहेगा, कॉलेज की लाइफ भी रहेगी, मतलब बोर्डम नहीं आएगा प्रिपरेशन करते समय। तो मास्टर्स आपको लगता है कि मास्टर्स करना है तो अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है। आपको ऑप्शनल के लिए भी प्रिपरेशन होगी अच्छे, यदि सपोज DU से करती हो, अच्छी यूनिवर्सिटी से करती हो, तो बहुत सारे प्रोफेसर है उनको खुद फर्स्ट हैंड यूपीएससी का ही एक्सपीरियंस रहता है, मॉडरेटर वगैरह या फिर पेपर इवेल्युएटर या फिर इंटरव्यू के इसमें। तो वो आपको अच्छा हेल्प हो सकती है, अच्छी यूनिवर्सिटी से परसू करोगे तो। लेकिन मास्टर्स यदि ऐसे ही करने के लिए एक ही एडमिशन ले रहे हो तो आई विल एडवाइस कि यूपीएससी पे फोकस करो। बिल्कुल, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का समापन करेंगे सर। और जी ये मैसेज में बहुत सारे क्वेश्चन थे, ये लास्ट का मैं अभी लेटेस्ट वाला जी ले जी लेता हूं। जी जी। हाँ, रेगुलर कंसिस्टेंसी कैसे रखें।
तो रेगुलर कंसिस्टेंसी के लिए मुझे लगता है अपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक कोट याद आ रहा है मुझे। वो कहते हैं कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, इफ यू कैन नॉट रन देन वॉक, इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, बट बाय एनी मीन्स कीप मूविंग फॉरवर्ड। समझ रहे हो ना कि आपको उड़ना चाहिए, आपको उड़ना है तो उड़ नहीं सकते तो चलो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो एटलीस्ट क्रॉल तो करो। मतलब आगे बढ़ते रहना है बस, हर रोज आगे बढ़े, यही है। और मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन, मेरा खुद का कहना है कि मोटिवेशन इज लाइक अ बाथ, मतलब नहाने जैसा होता है, हमें हर रोज करना पड़ता है। तो मोटिवेशन बहुत सारी चीजों से आ सकता है। हमें विवेकानंद जी है, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज है, डॉक्टर अम्बेडकर है, ये महात्मा गांधी जी है, इनके लाइफ से हमें ये मोटिवेशन मिल सकता है, हमारे घर वालों से मोटिवेशन मिल सकता है, हमारे आजू बाजू बहुत सारी चीजें होती है। अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो, चाइल्ड अब्यूज वाली हो, पॉवर्टी वाली हो, हंगर वाली हो, ये चीजें भी मोटिवेट कर सकती है कि हम हाँ चलो हम इसे कुछ कर सकते हैं। तो ये यदि आपका मोटिवेशन सही रहेगा, सर ने भी बोली, मनीष सर ने, और मैंने भी बहुत बार ये बात बोली है कि यदि सॉर्टेड है तो आपको कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। उसके लिए आपको ऐसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मोटिवेशन क्लियर रहेगा ना तो आप खुद ही मोटिवेट रहोगे सुबह 6-7 बजे लाइब्रेरी जाके बैठने की। और आपका पीयर ग्रुप अच्छा रहेगा जो आपको मोटिवेट करता रहेगा कि चल तू सो क्यों रहा है, चल लाइब्रेरी में चल पढ़ाई कर, तो उससे भी होगा। और बैड डे आते हैं बहुत सारी, मैं भी बोलता हूँ कि मुझे कुछ दिन अब स्टडी नहीं होती थी, अब फ्रैंक है, हम रोबोट नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है, तो कुछ दिन ऑफ डे ले सकते हो, मूवी वगैरह देखो, कहाँ पे घूमने वगैरह जाओ, कोई अच्छा सा लेक्चर वगैरह सुनो, तो ये चीजें कर सकते हो। तो ये कंसिस्टेंसी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि जो ओवरऑल एक आप देखेंगे तो जितना सुहास जी ने बताया है उसमें से आप आंसर ढूंढ सकते हैं। मतलब बहुत लोगों का बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन रहता है, लेकिन आप देखेंगे तो उसमें से आपका समाधान मिल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये जो रिकॉर्डिंग है वो दिया दिल्ली IAS चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा विदिन 2 और 3 डेज। तो अगर कहीं कुछ मिस हुआ होगा तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी का इस सृजन वेब टॉक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री सुहास लक्ष्मणगढ़ी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।